हर एक के बारे में मशकूक हो जाना और मोहतात रहने के लिए तरह तरह की अहमकाना कोशिशें शुरू कर देना मेरी फितरत में नहीं था। खतरा तो जिंदगी की हर सांस के साथ थे। उनसे बचने के लिए रास्ते की आसानियों को फरामोश कर देना मेरे नज़दीक हिमाकत थी। लूसिया कैलिस ने जो कुछ कहा था उसमें बारीकियां तलाश करने का मकसद ये था कि मैं अपने कीमती लम्हात में से कुछ वक्त ज़ाया कर दूं। चुनांचे उसकी कहानी पर मैंने आंखें बंद करके यकीन कर लिया और ये सोचने लगा कि ये लड़की किस तरह मेरे लिए कारामद हो सकती है। लूसिया आंखें बंद किए बैठी थी और शायद तसव्वुरात की दुनिया में पहुंच गई थी। मैंने उस वक्त तक के लिए खामोशी इख्तियार की जब तक कि खुद उसके ख्यालात का तिलिस्म न टूट जाए। उसे काम लेने के लिए अब उसके मिजाज के मुताबिक अमल करना जरूरी था। मैं सोचता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने कहा, लूसिया, तुम्हारी कहानी सुनने के बाद तुमसे इजहार हमदर्दी करना या तुम्हें इस बात का एहसास दिलाना कि तुम बहुत कुछ खो चुकी हो एक आमियाना सी बात है। लोगों ने तुमसे तुम्हारा बहुत कुछ छीन लिया है और मैं जानता हूँ कि जिम तुम्हें वापस नहीं मिल सकता, लेकिन उसके जवाब में तुमने लोगों से जो कुछ छीना वो तुम्हारी शख्सियत की बुलंदी और तुम्हारी हिम्मत की दलील है। मेरी तरफ से इस कामयाबी पर मुबारकबाद कबूल करो। लूसिया ने चौंक कर आंखें खोल दी, चंद लम्हे मुझे देखती रही और फिर जल्दी से उठकर मेरे करीब पहुंच गई। उसने मेरे बाजू पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा अंदाजा तुम्हारे बारे में गलत नहीं है। तुम आम लोगों से काफी मुख्तलिफ मालूम होते हो। यही सब, यकीन करो, यही सब कुछ सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। मैंने जिसे अपनी कहानी सुनाई उसने मगरमच्छ के आंसू बहाए, मुझसे हमदर्दी की, तसल्लियां दी, मगर किसी ने मेरी जुर्रत का एतराफ नहीं किया। मैंने किसी को एहसास नहीं दिलाया। मैंने ये नहीं चाहा कि वो मेरे गीत गाए। लेकिन यकीन करो डैनी, यकीन करो, ये अल्फाज मेरा हक हैं। मुझे यही एहसास मिलना चाहिए था और तुम अब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हो गए हो। हाँ, तुमने मेरी जुर्रत का एतराफ किया है। शुक्रिया डैनी विल्सन, तुम्हारा बेहद शुक्रिया। वो अब एक खुद कलामी की कैफियत में बोल रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, वो पांचों लाशें गली सड़ी कैफियत में शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से मिली थी। प्रोफेसर फेडरिक मेरा मोहसिन ही नहीं, मेरा सबसे बड़ा सरपरस्त है और मैं उसके इस एहसान को कभी फरामोश नहीं कर सकती। तुम नहीं जानते डैनी, तुम नहीं जानते जब उन 5 घरों में मातम हुआ था और उन 5 घरों ने जब अपनी इंतहाई सलाहियतों और तमाम तर इख्तियारात से काम लेकर ये साबित करने की कोशिश की थी कि उनके बुजुर्गों का कत्ल जिम एलिस के कत्ल से मुंसलिक है, लेकिन उनकी कोई कोशिश मुझे मुजरिम न साबित कर सकी। ये प्रोफेसर फेडरिक का ही कारनामा था। उसने उन वाकयात को ऐसे रंग दिए थे कि कोई भी मेरी तरफ उंगली उठाने की जरूरत न कर सका। मैं दिल से प्रोफेसर की साथी हूँ और जो कुछ भी मुझसे बन पड़ता है उसके लिए करती रहती हूँ। लूसिया ने पुरमुसरत अंदाज में कहा। मैं खामोशी से उसकी शक्ल देखता रहा। फिर मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं इसे इत्तेफाक ही कह सकता हूँ लूसिया, सिर्फ इत्तेफाक। उसने चौंक कर पूछा, क्या? मैंने कहा, तुमने मुझसे सवाल किया था लूसिया कि क्या मैं कोई जासूस हूँ या कोई जराइम पेशा इंसान। मैंने वादा किया था कि मैं उसका जवाब तुम्हें दे दूंगा। ब्लैक प्लान फाइल भी तुम्हारे जहन में उलझी हुई थी। एक सवाल मैं तुमसे और करूं लूसिया? उसने कहा, हाँ जरूर डैनी। मैंने कहा, तुम्हें कोई सियासत से लगाव है? बोली, नहीं, ये मेरा मौजू नहीं है। कभी फुर्सत ही नहीं मिली उस तरफ तवज्जो देने की। मैंने कहा, तुम मजलूम हो लूसिया, तुम्हारे साथ ज्यादती की गई है, लिहाजा यकीनी तौर पर दिल से तुम उन लोगों के खिलाफ होगी जो किसी पर जुल्म करें। वो बोली, 100%, मैं इसी मिजाज की औरत हूँ। मैंने कहा, लूसिया, तो फिर ये समझो कि मेरा ताल्लुक भी उन लोगों से है जिन पर जिंदगी तंग करती गई है, जिनसे उनकी मताए हयात छीन ली गई है, जिन्हें जुल्म का निशाना बनाकर दरबदर कर दिया गया है। सो मैं उन्हीं लोगों के लिए सरगर्म अमल हूँ और उनकी मदद करना ही मेरी जिंदगी का अहम तरीन मकसद है। लूसिया ने पूछा, कौन हैं वो लोग? मैंने कहा, वाक़या फ़लस्तीन तुम्हारी निगाहों से ओझल नहीं होगा। वो बोली, अखबारात में इस बारे में पढ़ती रहती हूँ। मैंने कहा, यह इल्म होगा तुम्हें कि यहूदियों ने फ़लस्तीन की सरजमीन मुसलमानों से छीन ली है। उन्हें दरबदर करके उन्होंने वहाँ अपनी मुमलिकत की बुनियाद डाली है। लूसिया ने कहा, हाँ, कुछ वाक़यात मेरे इल्म में हैं। मैंने कहा, यह भी इल्म होगा कि फ़लस्तीनी अपनी बका के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। वो बोली, बेशक मुझे इल्म है। मैंने कहा, तो फिर यूं समझ लो लूसिया कि मैं भी फ़लस्तीनियों के मफादात का हामी हूँ और उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ। उसने सवाल किया, तो तुम कोई एजेंट हो? मैंने कहा, हाँ, तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन का एक एजेंट। वो बोली, लेकिन मजहबन तो तुम उनमें से मालूम नहीं होते। मैंने कहा, मसलकन तो उनमें से ही हूँ। वो बोली, बड़ी बात है, मैं तुम्हारे इस जज्बे की कदर करती हूँ। मैंने कहा, ब्लैक प्लान इसी सिलसिले की एक कड़ी है लूसिया। तुम अगर चाहो तो मैं वो फाइल तुम्हारे सामने खोल कर देख सकता हूँ। मैंने इंतहाई खतरनाक हालात में ये फाइल हासिल की है और ये हकीकत है कि कुछ लोग मेरी जान के दर पे हैं और यकीनी तौर पर मुझसे फाइल छीन लेना चाहते हैं। मैं दुश्मनों में घिरा हुआ हूँ और सबसे दिलचस्प बात यह है लूसिया कि इस सिलसिले में मुझे जैसी ऑर्गन ही जाना है।
बार्बन वाइको मेरे दुश्मनों में से है और ब्लैक प्लान की बकिया कड़ियां बार्बन वाइको से ही मिलती हैं। चुनांचे ये इत्तेफाक है कि तुम्हारे जरिए मुझे मिस्टर फेडरिक के बारे में मालूम हुआ। लूसिया चौंक पड़ी। चंद लम्हात वो मुझे मुताज्जिबाना निगाहों से देखती रही, फिर उसने कहा, मैं इंसानों पर भरोसा करती हूँ। मैं कभी किसी से मुनहरिफ या गुरेजा नहीं होती, उस वक्त तक जब तक कि उसका ताल्लुक मेरी अपनी जिंदगी से न हो। लेकिन तुम्हारे इस ब्लैक प्लान के बारे में तफसील जरूर जानना चाहूंगी और उसके बाद मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी। फेडरिक, जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मेरे दोस्त, मेरे मोहसिन और मेरे बुजुर्ग साथी हैं। जैसी आर्गन में बार्बन वाइको के खिलाफ जो भी काम हो, फेडरिक उसमें सरगर्म होते हैं। यकीनन मेरी ख्वाहिश पर वो तुम्हारी मदद भी करेंगे और मैं तुम्हें उन तक पहुंचने का एक ऐसा जरिया बता सकती हूँ जिससे तुम बजाते खुद भी उनकी तवज्जो हासिल कर लो। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि तुम नादानिस्ता तौर पर मेरी एक मुश्किल का हल बन गए हो। लूसिया के अल्फाज पर मैं देर तक गौर करता रहा और फिर मैंने उससे कहा, तुम अगर चाहो तो ब्लैक प्लान फाइल मेरे सामने लाकर खोल सकती हो। लूसिया बोली, दरअसल प्रोफेसर फेडरिक तक किसी को पहुंचाते हुए मैं अपना इत्मीनान कर लेना चाहती हूँ कि वो किसी तौर उनके लिए नुकसानदेह तो नहीं हो सकता। मैंने कहा, तुम इसमें हक बजानिब हो लूसिया, और मैं तुम्हारे साथ भरपूर ताउन करूंगा, इसलिए कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लूसिया ने कहा, मैं हाजिर हूँ। मैंने कहा, तो फिर ब्लैक प्लान फाइल ले आओ, हम उसे खोल कर उसके बारे में तफसीलात नोट करते हैं। लूसिया अपनी जगह से उठ गई। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो रुकी और फिर उसने कहा, लेकिन इसके लिए हमें तेज रोशनी करना होगी। और वो दोनों, ठीक है, अब इस वक्त उनकी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वो खुद कलामी के अंदाज में बोली और बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद मैं चकराते हुए जहन से उन तमाम वाकयात के बारे में सोचता रहा। लूसिया ने वापसी में देर नहीं लगाई। वापस आई तो उसके होंठों पर एक शोख सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। बोली, अब अगर वो लोग हमारे काम में मुदाखलत करना भी चाहें तो उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। मैंने उनके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। उसने रोशनी के लिए कमरे के स्विच ऑन कर दिए और फिर मेरे सामने बैठ गई। ब्लैक प्लान की फाइल उसने मेरे दूसरे सामान के साथ मेरे सामने रख दी थी। मैंने कहा, मैंने खुद भी इसे नहीं देखा लूसिया। ये ग्रीन लॉट में जेम्स पोकर नामी एक शख्स के पास थी। जेम्स पोकर को कत्ल कर दिया गया, लेकिन ये फाइल मेरे हाथ लग गई। लूसिया ने कहा, वेरी गुड, जरा मुझे इसके बारे में तफसील से बताओ। मैंने असल बात तो लूसिया को नहीं बताई, लेकिन ब्लैक प्लान फाइल के बारे में कुछ ऐसी कहानियां जो हकीकत से थोड़ी सी करीब थीं उसे सुनाई और फिर ब्लैक प्लान फाइल उसके सामने ही खोल दी। बेशुमार कागजात लगे हुए थे। उनमें फलस्तीनियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों की बहुत सी तफसीलात थीं। कुछ ऐसी चीजें भी थीं जो इंतहाई खुफिया थीं। इसराइल को अमरीकी यहूदियों की तरफ से जो कुछ मिला था उसकी तफसीलात भी थीं। कुछ नए मंसूबों के बारे में प्लानिंग भी थी। खासे वाज़े और साफ अल्फाज में ये सब कुछ दर्ज था और उसके बाद एक नए मंसूबे की निशानदही की गई थी जिसमें माइकल जोशर का नाम भी था। चंद और यहूदी रहनुमाओं की सिफारिशात भी थीं जिनके तहत ब्लैक प्लान पर अमल करके फलस्तीनियों को कारी ज़रबें लगाई जा सकती थीं और उनके हलीफ मुल्कों को नुकसान पहुंचाया जा सकता था। उसके बाद इस सिलसिले में एक मुश्तरका रिपोर्ट थी जिसमें बार्बन वाइको को इस मिशन का सरबराह मुकर्रर किया गया और बार्बन वाइको के पास उससे आगे की तफसीलात मौजूद थीं। बिलाशुबा जेम्स पोकर को अगर बैंक कहा गया था तो गलत नहीं था। ये तमाम तफसीलात बड़ी ही सनसनीखेज थीं और उनसे बड़ी कारामद बातें मालूम हुई थीं जो अगर बैरूत को फराहम कर दी जाती तो वो अपने तौर पर बहुत से इक़दामात कर सकते थे। मैं इस फाइल की अफादियत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। लूसिया मेरे साथ शरीक थी। मैंने उस पर अंधा एतमाद कर लिया था और मुझे यकीन था कि ये एतमाद मेरे लिए नुकसानदेह साबित नहीं होगा। पूरी फाइल देखने के बाद लूसिया आहिस्ता से बोली, जिस मंसूबे को ब्लैक प्लान का नाम दिया गया है उसकी मुकम्मल तफसील तो अभी बार्बन वाइको के पास ही है। क्या बार्बन वाइको से वो तफसील हासिल करना तुम्हारा मकसद नहीं? मैंने कहा, है, 100% है, और इसी मकसद के लिए मैं जैसी आर्गन जाना चाहता हूँ। वो बोली, फाइल बंद करो। प्रोफेसर फेडरिक तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, यकीनन करेंगे, मैं इसका वादा करती हूँ। लूसिया के अल्फाज मेरे लिए बहुत हौसला अफजा थे। उससे गुफ्तगू के दौरान मेरे जहन में खुद प्रोफेसर फेडरिक का ख्याल आया था। अगर लूसिया की मदद से प्रोफेसर फेडरिक का ताउन हासिल हो जाए तो मेरे काम में बड़ी आसानियां पैदा हो सकती हैं, बशर्ते कि खुद लूसिया प्रोफेसर फेडरिक के लिए इस कदर अहम हो कि वो उसके ईमा पर मेरे लिए काम करने पर रजामंद हो जाए। चंद लम्हे मैं लूसिया की सूरत देखता रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर फाइल के तमाम कागजात यकजा किए और उसका रिब्बन बांध कर उसे एक तरफ डाल दिया। मैंने कहा, लूसिया, तुम चूंकि बजाते खुद चोट खाई हुई हो, इंसानी हमदर्दी से तुम्हारा दिल भरा हुआ है, लेकिन दूसरों के बारे में तुम इतने एतमाद से ये बात कह रही हो। वो बोली, जैसा कि तुमने देखा, अंकल जनकार्ड और आंटी फर्न मुझे बेवकूफ़ नौखेज बच्ची की तरह समझते हैं।
लेकिन ये अंदाज़ा भी लगा लिया होगा तुमने मेरे बारे में कि मैं न तो नाउम्र हूँ और ना ही बेवकूफ़। इस बात को तस्लीम करने में मुझे कोई आर नहीं है कि मेरी शख्सियत मस्ख हो गई है, मेरे सामने ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। तो क्या तुम इतना सा अंदाज़ा नहीं कर सकते कि जिस शख्स के सामने ज़िंदगी का कोई मकसद ना हो वो अपने मशागिल के बारे में मुतदिल नहीं होता। मैं प्रोफेसर फेडरिक के लिए काफ़ी काम करती हूँ और मैंने प्रोफेसर पर अपना इतना एतमाद कायम कर लिया है कि वो अपना अहम से अहम काम मुझे सौंप देते हैं। बराह रास्त जैसी आर्गन जाने वाले बारबन वाइको की निगाह में होते हैं, लेकिन वो जो बराह रास्त जैसी आर्गन नहीं जाना चाहते प्रोफेसर फेडरिक के लिए मुझसे राब्ता कायम करते हैं और प्रोफेसर फेडरिक मेरे इस ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। एक लम्हे के लिए खामोश होकर उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी, जैसे अपनी बात का रद्द अमल देखने की कोशिश कर रही हो। फिर सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बोली, बात चूंकि बारबन वाइको की है और जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मुझे नहीं मालूम कि प्रोफेसर फेडरिक और बारबन वाइको में कौन सी बात तनाज़े का बायस बनी, लेकिन बारबन के हर मसले को प्रोफेसर हाथ में लेना पसंद करते हैं और आजकल भी उनकी बारबन वाइको से ठनी हुई है। ऐसे हालात में अगर तुम अपना कोई काम लेकर मेरी मार्फत उनके पास जाते हो तो प्रोफेसर ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुद भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। सुनो डैनी विल्सन, शायद मेरी शख्सियत दोहरी है, बाज़ औक़ात मैं खुद अपने बारे में अंदाज़ा नहीं लगा पाती, लेकिन बहरहाल मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि मुझे इस तरह की ज़िंदगी पसंद है। अभी तो मैं अंकल जनकार्ड और आंटी फर्न से ताउन कर रही हूँ, लेकिन जिस वक्त भी मेरा जहन भटक गया मैं बराह रास्त प्रोफेसर फेडरिक के गिरोह में शामिल हो जाऊंगी और उनके लिए काम करूंगी। मैंने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा प्रोफेसर के हवाले कर दिया है। प्रोफेसर उसे लेना नहीं चाहते थे, ना ही उन्होंने उसे मेरे काम के मुआवजे के तौर पर कबूल किया, बल्कि मैंने उनके मिशन के सिलसिले में उनके साथ ये माली ताउन किया था और प्रोफेसर इस हवाले से मेरे बहुत ममनून हैं। मैंने कहा, क्या ये बात अंकल जनकार्ड और तुम्हारी आंटी को मालूम है? वो बोली, नहीं, उन दोनों में एक बहुत बड़ी खूबी है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि कुछ लोगों ने मुझे मेरी जायदाद के लिए ज़िंदगी की खुशियों से महरूम किया। अगर अंकल जनकार्ड भी मेरी दौलत के ख्वाहिशमंद होते या उसके बारे में तजस्सुस रखते तो शायद मेरी एक लम्हा भी उनसे न बनती और मैं उन्हें निकाल बाहर करती। लेकिन इस फार्म हाउस में उनकी हैसियत बहुत कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं है। वो मेरे ज़ाती मामलात में, ख़ास तौर से माली मामलात में कोई मुदाखलत नहीं करते और उनकी यही अदा मुझे पसंद है, जिसकी वजह से मैं उनका एहतराम करती हूँ और उनकी छोटी मोटी बातें मान लेती हूँ। शायद तुम्हें इस बात का यकीन न आए कि अंकल जनकार्ड शिकारी होने के बावजूद इंतहाई नर्म दिल इंसान है, बिल्कुल किसी बच्चे की मानंद। अगर उनसे कोई बात सख्ती के साथ या इस अंदाज में कह दी जाए जिससे उन्हें अपनी तौहीन का एहसास हो तो वो बच्चों की मानंद रो भी सकते हैं। दोनों मियाँ बीवी मुझ पर पाबंदियां लगाते हैं, मेरे लिए परेशान भी रहते हैं। तुमने देखा वो मुझे तुम्हारे साथ तन्हा छोड़ने पर आमादा नहीं है और इस सिलसिले में मेरे साथ तमाम सख्तियां कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं उन्हें किसी काम के लिए कह दूं कि ये लाजमी होना है तो फिर दोनों बेबसी से मेरी सूरत देखते रह जाते हैं। मैंने कहा, गुड, वेरी गुड। अभी तुमने कहा था कि तुम फेडरिक के लिए पैगाम रसानी का काम भी करती हो। वो बोली, तुम बहुत चालाक हो, मुझे मतलब की बातों से हटने नहीं देते, लेकिन तुम भी एक मुखलिस इंसान हो डैनी विल्सन, और उन लोगों के लिए काम कर रहे हो जिनसे तुम्हारा कोई मजहबी ताल्लुक या मादी मफाद वाबस्ता नहीं, और ये बात नेक दिली की अलामत है। चुनाचे मैं तुम्हें बुरा नहीं समझती। हाँ, मैंने ये बात कही थी कि प्रोफेसर फेडरिक से मेरा राब्ता रहता है और कोई अहम बात होती है तो मैं उनसे मिल लेती हूँ। मैंने पूछा, कहाँ? क्या जैसी ऑर्गन जाकर? बोली, नहीं, मेरे और उनके लिए एक पॉइंट मुकर्रर है, वहां से मैं उन्हें पैगाम देती हूँ और वहीं मुझे उनका पैगाम मिल जाता है। मैं तुम्हें वो सबसे अहम बात बताने जा रही हूँ डैनी विल्सन, जो तुम्हारे लिए इंतहाई कारआमद साबित होगी। तकरीबन 8 दिन कबल प्रोफेसर फेडरिक का एक नुमाइंदा किसी बैरून मुल्क से यहाँ आया था। उसे मुझसे राब्ता कायम करना था और यहाँ रुक कर प्रोफेसर फेडरिक से, लेकिन वो शदीद जख्मी हालत में मेरे पास पहुंचा। उसने मुझे प्रोफेसर फेडरिक के लिए कुछ अहम कागजात दिए और कहने लगा कि वो यहाँ नहीं रुक सकेगा और ना ही प्रोफेसर फेडरिक से मुलाकात कर सकेगा। बेहतर यह है कि ये कागजात उन तक पहुंचा दिए जाएं, और उसके बाद मैं अभी तक प्रोफेसर से राब्ता कायम नहीं कर सकी। मैं सोच रही थी कि किसी मुनासिब मौके पर मैं प्रोफेसर फेडरिक के लिए ये पैगाम भिजवा दूंगी, लेकिन अभी इस पर अमल नहीं कर पाई थी कि तुम आ गए और मैंने तुम्हें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यहाँ ले आने का फैसला कर लिया। क्या ये बेहतर नहीं होगा डैनी विल्सन कि तुम ये कागजात लेकर खुद प्रोफेसर फेडरिक के पास जाओ? ये कागजात उन्हें दो और उसके साथ ही अपना मकसद भी बयान करो। मैं तुम्हारे लिए एक सिफारशी खत भी तहरीर कर दूंगी। मैंने कहा, यकीनन हो सकता है, लेकिन प्रोफेसर फेडरिक से मेरी मुलाकात? वो बोली, इसका बंदोबस्त मैं कर दूंगी। मैं तुम्हें उस पॉइंट तक ले जाऊंगी जहां से मैं प्रोफेसर के लिए पैगाम रसानी करती हूँ।
मैंने इस पैगाम रसानी के सिलसिले में कोई तफसील नहीं पूछी थी, लेकिन अपने आप को बखुशी इस काम के लिए पेश कर दिया था। लूसिया बोली, गुड, बस ये समझ लो कि तुम्हारा काम बन गया। वैसे अपने काम की तकमील के बाद वापस यहीं आ जाना, कुछ वक्त मेरे साथ क़याम ज़रूर करना। तुम्हारी कुर्बत मुझे बेहद सुकून देती है। मैंने कहा, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं खुद भी तुम्हारे एहसानमंदों में शामिल हो जाऊंगा लूसिया। न जाने क्यों लूसिया को मेरी ये बात गमनाक लगी। वो नाक से शू शू करने लगी और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं गौर ही करता रह गया कि मेरे इन अल्फाज में रोने का सबब कौन सा था। मैंने तो एक आम सी बात कही थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने लूसिया की गमनाक कैफियत में उसका साथ दिया। ये लड़की जो कुछ भी है, कम से कम इस मुश्किल वक्त में मेरे लिए कारआमद साबित हो रही है। जब वो दिल की भड़ास निकाल चुकी तो मैंने उसके शाने पर थपकी देते हुए कहा, सॉरी लूसिया, मेरे अल्फाज से तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची, उसके लिए शर्मिंदा हूँ। उसने कहा, नहीं, तुम्हारे अल्फाज से तो मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंची। मैंने भी उस वक्त मजीद पूछगिछ करना मुनासिब ख्याल न किया। उस मसले को छेड़ना फिल वक्त मुझे बेसूद ही मालूम हुआ, चुनाचे मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। वो बोली, तुम्हारा ये तमाम सामान तुम्हारे हवाले है। अंकल जन कार्ड मुमकिन है तुम्हें शिकार के किस्से सुना सुना कर बोर करें, लेकिन उस वक्त तक बर्दाश्त कर लेना जब तक कि हम अपना मकसद हासिल नहीं कर लेते। मैंने कहा, तुम उसकी फिक्र ही ना करो। फिर मैंने आहिस्ता से पूछा, लूसिया, ये फाइल तुमने कहाँ छुपा कर रखी थी? वो बोली, एक इंतहाई महफूज जगह, यूं समझ लो जहाँ प्रोफेसर फेडरिक के कागजात हैं। मैंने कहा, तो फिर ये फाइल हस्बे मामूल तुम्हारे पास मेरी अमानत के तौर पर रहेगी। मैं समझता हूँ कि ये तुम्हारे पास ज्यादा महफूज है। वो बोली, जैसा तुम पसंद करो, इस बात से मुतमईन रहो, मैं इसकी पूरी हिफाजत करूंगी। दरअसल इस फार्म हाउस पर हम 3 बेज़रर इंसानों को कोई भी शक की निगाह से नहीं देखता। भला कौन सोच सकता है कि प्रोफेसर फेडरिक जैसी शख्सियत के लिए एक मामूली सी लड़की भी कोई काम कर सकती है। अब तुम बताओ, मैं पुरस्कार शख्सियत की मालिक हूं ना डैनी? और तुम भी मुझे ऐसे ही लगे थे, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो गई। मैंने कहा, मैंने तुमसे ज्यादा पुरस्कार खातून से आज तक मुलाकात नहीं की। अजीबोगरीब सिफात का मजमुआ हो तुम, तुम्हें समझने में वाकई बड़ा वक्त लगेगा। मैंने लूसिया के चेहरे पर नजरें जमा कर कहा। मैं अंदाजा लगाना चाहता था कि ये अल्फाज उसकी पसंद के मुताबिक हैं या नहीं, और नतीजा खातिर खा निकला। लूसिया का चेहरा जोश मुसर्रत से सुर्ख हो गया। उसने मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मिस्टर फेडरिक का भी यही ख्याल है। बस तुम यूं समझो कि तुम्हारी तकदीर जाग गई। मिस्टर फेडरिक की मदद से तुम अपना काम बखूबी अंजाम दे सकोगे, और इसके अलावा मेरी ज़ाती दिलचस्पियां और हमदर्दियां भी तुम्हारे साथ हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता था कि मेरी तकदीर वाकई जाग गई है, लेकिन बहर तौर जैसी आर्गन में अपने कदम जमाने के लिए मुझे वाकई किसी सहारे की ज़रूरत थी, और वो सहारा मुझे इस लड़की के जरिए मिल गया था, बशर्ते कि उसकी बातें दुरुस्त हों। हम लोग प्रोग्राम तरतीब देने लगे। लूसिया ने कहा कि कल दिन में किसी भी वक्त वो मुझे उस पॉइंट तक ले जाएगी जहां मिस्टर फेडरिक के आदमी मौजूद हुआ करते हैं। उसने कहा कि वो लोग निहायत मोहतात हैं और उस इलाके में उनकी कुछ मखसूस कार्रवाइयां जारी हैं, जिनकी वजह से उनकी वहां मौजूदगी यकीनी होती है। वो जब भी वहां जाती है वो लोग उसे मिल जाते हैं और उनके जरिए वो अपना पैगाम मिस्टर फेडरिक तक पहुंचा देती है। मैंने उसकी बात से इत्तेफाक कर लिया। लूसिया के जाने के बाद मैं देर तक उसके बारे में सोचता रहा। 2 ही बातें थीं, या तो ये लड़की मेरे लिए निहायत कारआमद साबित होती, या फिर ये भी मुमकिन था कि वो मुझे इंतहाई मुश्किलात का शिकार कर दे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।